सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये लास्ट यूनिट होने वाला है आपका ई ट्रिपल ई का। एंड आई होप आपने 4 वीडियो देख लिए होंगे एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो देख लिया होगा। तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लो। इनका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। एंड जो मॉड्यूल फिफ्थ है वो आपका सोशल इशू एंड इन्वायरमेंट के बारे में। तो इसको चलो जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। एंड ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होएगा, छोटा सा ही वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें 5 ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल वर्सेस अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसको जानते हैं कि डेवलपमेंट जो प्रेजेंट नीड को पूरा करे बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज़ किए, वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो प्रेजेंट की नीड को पूरा करता है, हमारे फ्यूचर की जनरेशन की नीड को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। एंड अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट डैमेज करके शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है लेकिन फ्यूचर के रिसोर्सेज को ख़त्म कर देता है। आई होप क्लियर हो गए होंगे आप। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जो हमारे फॉरेस्ट हैं, बाकी जैसे अभी अरावली हिल्स का ही आप एग्ज़ाम्पल ले लो। तो अगर हम इसको काट-पीट देंगे तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो होगा, बट आगे इन फ्यूचर हम अपने जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी, हम उसकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा अनसस्टेनेबल होगा। अगर हम अपने फॉरेस्ट या अपने जंगलों को हम बचाते हैं तो ये हमारी फ्यूचर की जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो, फीचर समझ लो और कंपैरिजन बोल सकते हो। तो देखो, फीचर समझो पहले। रिसोर्स यूज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इफ़िशिएंट है और रिन्यूएबल रिन्यूएबल भी है, ठीक है। अनसस्टेनेबल में एक्सेसिव है और नॉन रिन्यूएबल है। और दूसरा फीचर है हमारा एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट लो पड़ता है एंड इको फ्रेंडली होता है। इसमें हाई पड़ता है और पॉल्यूटिंग होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ बैलेंस्ड एंड लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल में होता है एंड शॉर्ट टर्म के लिए और प्रॉफिट फोकस होता है अनसस्टेनेबल के लिए, ठीक है। अब सोशल इम्पैक्ट देखो, इक्विटेबल होता है और बेनिफिट ऑल होते हैं। अनइक्वल होता है और हार्म कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है। एग्जांपल समझ लो तो सोलर पावर और एब्स्ट्रैक्शन और डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग विदाउट रिहैब। तो अब इसके की पॉइंट्स देखते समझते हैं। तो सस्टेनेबल मतलब बैलेंस करना बिटवीन इकोनॉमी और एनवायरनमेंट और सोसाइटी के बीच में। तो ये हम तीन तीन चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। फर्स्टली हमारा है इकोनॉमी, सेकंड इज़ हमारा एनवायरनमेंट एंड थर्ड इज़ सोसाइटी। तो देखो, अनसस्टेनेबल अनसस्टेनेबल क्या होता है? ओवर एक्सप्लेनेशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है। तो इसका अब रिन्यूएबल एनर्जी समझो, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल इक्वल टू क्या होता है? सस्टेनेबल प्रैक्टिस। तो जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, वेस्ट मैनेजमेंट है, पॉल्यूशन कंट्रोल है, ये हमारे सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। दूसरा है हमारा कंक्लूजन समझो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट को एंड सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। वेयर एज सस्टेनेबल अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट जो जो मतलब जो रिसोर्सेज को इकोसिस्टम में बैलेंस करने के लिए बनाए जाते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक समझो। सस्टेनेबल मतलब ये सेफ होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो अनसस्टेनेबल होता है वो हार्म होता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब सेकंड हमारा है वाटर कन्वर्जन, रेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सेट्स मैनेजमेंट। तो देखो, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाटर कन्वर्जन। तो देखो वाटर कन्वर्जन का डेफिनेशन समझ लो। तो वाटर कन्वर्जन का सबसे पहला मतलब है कि अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज को इफ़िशिएंट यूज़ और वेस्टेज कम करना। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें 1 बाल्टी में नहाना है तो हम 10 बाल्टी में नहाते हैं। ये करते हैं गर्मियों में। तो ये चीज़ें ना करें, इफ़िशिएंट यूज़ करें और वाटर का वेस्टेज हम कम करें। इसके मेथड क्या हैं? देखो, लीकेज को फिक्स कर सकते हैं, पाइपलाइन में यूज़ कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन। रीयूजिंग वेस्ट वाटर मतलब ग्रे वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे रीयूज़ कर सकते हैं वाटर को। अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं वाटर किसके लिए? वाटर को सेव करने के लिए, ठीक है। बट आपको खुद सेव करना पड़ेगा पहले। इंपॉर्टेंस क्या है? फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पे सपोर्ट, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि रेन वाटर को हम कलेक्ट करके स्टोर करते हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होता है। देखो,
अगर सब जगह मतलब रोड्स बन जाएँगी, जैसे खेत पे रोड बन जाएँगी, मतलब समझना जो जैसे अपने कॉलोनी पे देखते हो कि अपना जो वाटर है वो ड्रेनेज नहीं हो पाता है, मतलब वो बह जाता है, ना कि वो मतलब ग्राउंड वाटर पे नहीं जा पाता। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप जो हमारा रेन वाटर है उसको हम क्या करें, कलेक्ट करें, फिर उसको स्टोर करें और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, ठीक है। इसके मेथड क्या है, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग है, मतलब वाटर रूफ से टैंक में कलेक्ट होगा एंड देन अपने ये वाली रूफ रूफ टॉप हार्वेस्टिंग तो सुना ही होगा और पढ़ा ही होगा। सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, वाटर वाटर पॉन्ड्स हो गए, टैंक्स हो गए, चेक डैम्स में स्टोर होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है कि ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज होगा, वाटर से स्कैर्सिटी रिड्यूस होगी और कॉस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली होता है ये। ठीक है, एग्जांपल चेन्नई और राजस्थान में रूफटॉप हार्वेस्टिंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड है, ध्यान रखना भाई। अब आता है वाटर सेड्स मैनेजमेंट। वाटर सेड मैनेजमेंट का मतलब है कि एक वाटर सेड में सॉइल, वाटर और वेजिटेशन का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। देखो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल के इरोजन को, इम्प्रूव कर सकते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज को, इन्हेंस कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और रिड्यूस कर सकते हैं फ्लूड्स को और ड्राफ्ट्स को। तो देखो वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एक वाटर शेड मतलब कैचमेंट एरिया तो समझते होगा। एक कैचमेंट एरिया में सॉइल और वाटर और वेजिटेशन को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट किया जा सकता है, ठीक है। आई होप समझ रहे होगे आप लोग। तो देखो इसके जो ऑब्जेक्टिव है मैंने बताया आपको, इससे क्या होगा, प्रिवेंट सॉइल इरोजन और इम्प्रूव कर सकते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज को और एनहेंस कर सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को और रिड्यूस कर सकते हैं फ्लूड्स और ड्राफ्ट्स को। तो इसके मेथड क्या है देखो, कंटूर बन बन बेंडिंग एंड ट्रेसेस ऑन स्लोप एंड चेक डैम्स एंड percolations tank and erosions and vegetation cover sustainable farming प्रैक्टिसेस। तो देखो इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है कि वाटर कन्वर्जन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर सीड मैनेजमेंट इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं और ये फ्यूचर वाटर की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। तो अब देखो समझो कि जो हमारा वाटर कन्वर्जन है वो हमें क्या करता है, सेव करता है एंड रिड्यूस करता है। वाटर कन्वर्जन मतलब से एग्जाम ट्रिक बता रहा हूँ कि वाटर कन्वर्जन इज इक्वल्स टू क्या समझो, सेव एंड रीयूज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कलेक्ट करो और स्टोर करो और फिर स्टोर करो रेन वाटर को, ठीक है। वाटर सेट में होल कैचमेंट एरिया इंटीग्रेटेड प्लान, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डेप्लीशन। तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड ओजोन डेप्लीशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओजोन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज इट मीन्स, क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड्स पैटर्न और अदर क्लाइमेट फैक्टर्स। देखो विंड क्लाइमेट हमारा कैसे चेंज हो सकता है, तो क्लाइमेट चेंज होने के मतलब बहुत सारे हैं। या तो हमारा टेम्परेचर चेंज होगा, या तो हमारा या तो रेनफॉल होगी, या तो वाइंड पैटर्न और अदर क्लाइमेट फैक्टर हो सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है देखो, ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बर्निंग फॉसिल फ्यूल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके मेथड क्या है देखो, मेल्ट इफेक्ट क्या पड़ता है, इससे इफेक्ट पड़ेगा अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग ग्लेशियर एंड राइजिंग सी लेवल हो जाएगा। एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट में स्टॉर्म हो सकता है, फ्लूड्स हो सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है। अब इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर सकते इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एफ्रोएशन का यूज़ करके कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी से कर सकते हैं एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। अब आता है ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग मतलब एवरेज अर्थ टेम्परेचर में कंटिन्यूस इंक्रीज। देखो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है मतलब जो हमारा अभी अर्थ का टेम्परेचर है, जो एवरेज अर्थ का टेम्परेचर है उसमें कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इसके ये किन कारणों की वजह से होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू CO2 एंड CH4 की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से। ये तीन कारण होते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करते हैं। एंड इससे इफेक्ट क्या होता है कि हमारा जो सी लेवल होता है वो बढ़ जाता है, कोस्टल फ्लूडिंग हो सकती है और हीट वेव्स की वजह से हो सकता है और चेंज हो सकता है इन इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर में, ठीक है। इसके कॉस्टल मेजर क्या है, रिड्यूस हो सकता है फॉसल फॉइल का यूज़ करना और प्लांट ट्री का, ठीक है। एंड इसको प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लीन क्लीन एनर्जी, ठीक है। एंड नाउ अब बात आती है हमारी किसकी, एसिड रेन की।
तो एसिड रेन का मतलब क्या होता है? एसिड रेन मतलब रेनफॉल विथ लो पीएच, मतलब जो पीएच होता है वो लेस देन 5.6 होना चाहिए ड्यू टू डिज़ोल्व SO2 एंड NOx गैसेस। क्योंकि जो हमारा एसिड रेन होती है वो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने मम्मी या पापा या आपके परिवार में किसी से सुना होगा कि जब बरसात होती है तो पहले पानी पे नहीं नहाया जाता, क्योंकि पानी सही नहीं होता। तो वो एसिड रेन का ही होता है, उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो लेस देन होती है 5.6 से, ठीक है, ड्यू टू SO2 एंड NOx गैसेस के कारण। ये क्यों होता है? बर्निंग कोल एंड पेट्रोलियम और इंडस्ट्रियल इमिशन की वजह से। इफेक्ट्स क्या होते हैं? डैमेज होता है हमारी फसल में, फॉरेस्ट में और सॉइल में। कोरोजन ऑफ बिल्डिंग एंड मोमेंट्स एंड वाटर बॉडीज एसिडिक होती हैं, फिश मोर्टिलिटी होती हैं, ठीक है। एंड कोस्टल 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 नहीं, कंट्रोल मेजरमेंट, यूज ऑफ scrubbers in industries, reduce fossil fuel burning and अल्टरनेटिव क्लीन फ्यूल्स। तो देखो यार, थोड़ा सा आंखें ना छोटा छोटा देख रहे हैं, बिकॉज 4 यूनिट मैंने कंटिन्यूसली शूट की हैं, तो दैट्स वाई होता है, तो इस वजह से। एंड अब पढ़ते हैं अपन ओजोन डेप्लीशन। तो ओजोन डेप्लीशन का मतलब होता है स्ट्रो स्ट्रो तो देखो, ओजोन डिप्लीशन मतलब होता है स्ट्रोएस्फ्रेक ओजोन लेयर का ब्रेकडाउन ड्यू टू CFCs, हेलोन्स एंड अदर केमिकल्स। तो देखो देखो, इसके कारण होते हैं एरियोल्स एंड रेफ्रिजरेंट्स कंटेनिंग CFCs एंड इंडस्ट्रियल केमिकल। इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज करता है यूवी रेडिएशन को, स्किन कैंसर हो सकता है एंड कैटरेक्ट्स हो सकते हैं। डैमेज हो सकती है हमारी फसलें और फसलें एंड मरीन लाइफ। कंट्रोल मेजरमेंट क्या है इसके? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैन कर सकते हैं CFCs को, एंड यूज़ कर सकते हैं ओजोन फ्रेंडली अल्टरनेटिव और अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। अभी देखो, कंक्लूजन समझ सकते हो भाई, कंक्लूजन क्या है इसके? तो देखो, क्लाइमेट चेंज होना, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और ओजोन डिप्लीशन ह्यूमन एक्टिविटीज से एक्सिलरेटेड होते हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी पॉल्यूशन कंट्रोल करती है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, ध्यान रखना। इसके एग्ज़ाम की ट्रिक समझ लो। जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म वेदर चेंज होता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर का बढ़ना। एसिड रेन मतलब SO2 प्लस NOx, मतलब लो पीएच रेन होती है ये। और ओजोन डिप्लीशन मतलब UV प्रोटेक्शन लेयर थिन होना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इन्वायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में अपन को पढ़ना है, जो कि हमारा EPA है, और एयर एक्ट, वाटर एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट एंड फॉरेस्ट एक्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में बना था। इसका पर्पज़ क्या है? ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया, इम्प्लीमेंट्स डिसीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? तो की पॉइंट समझो। कंट्रोल करना हमें, कंट्रोल पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, रेगुलेशन ऑफ हैजर्ड्स सब्सटेंस एंड पेनल्टीज फॉर वायलेशन। तो हम पेनल्टी भी लगा सकते हैं वायलेशन पे, ठीक है। अब समझते हैं वॉयलेंस। तो वॉयलेंस नहीं, इम्पोर्टेंस। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कवरिंग ऑल एनवायरमेंटल इशूज़। तो सबसे पहले आता है हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो इसका पर्पज़ है प्रिवेंट एंड कंट्रोल करना एयर पॉल्यूशन का, और मेंटेन करना एम्बिएंट एयर क्वालिटी। तो मेंटेन करना एम्बिएंट एयर क्वालिटी। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? पावर टू सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड सेट करना एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड और पेनलाइज पॉल्यूटर्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है? रिड्यूस करना स्मोक जो होता है उसको रिड्यूस करना, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकलर पॉल्यूशन, ठीक है। एंड अब आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974। तो एक्ट ध्यान रखना, 1974, 1981, ये जो क्योंकि पूछे मतलब लिखोगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका पर्पज़ क्या है? प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन एंड मेंटेन वाटर क्वालिटी। अब की पॉइंट्स क्या है? स्टेबलाइज सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देखो, स्टेबलाइज सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड लीगल एक्शन अगेंस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रोटेक्ट एक्वेटिक लाइफ। एंड अब आता है फोर्थ नंबर पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट करना वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स को, प्रिवेंट करना पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, शेड्यूल ऑफ and engaged species and national park and sanctuaries, regulation and penalties of for hunting and trade। अगर हम वाइल्ड एनिमल या बर्ड्स या प्लांट्स की हंटिंग करते हैं या उनकी ट्रेड करते हैं तो हमें पेनल्टी लगती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या, कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग एंड एंगेज्ड स्पीसीज। अब आता है फॉरेस्ट एक्ट 1980, फॉरेस्ट कन्वर्जन एक्ट, कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन। इसके की पॉइंट है, रिस्ट्रिक्ट नॉन फॉरेस्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल एंड इनकरेज एफोरेस्टेशन, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रोल कर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। अब इसका कंक्लूजन क्या है कि इंडिया के इन्वायरमेंटल लॉ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आता है एग्ज़ाम ट्रिक। सो एग्ज़ाम ट्रिक में ईपीए मतलब समझो, अम्ब्रेला एक्ट, एयर एक्ट मतलब एयर पोल्यूशन, वाटर एक्ट वाटर पोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ एक्ट एनिमल प्लस प्लांट एंड फॉरेस्ट एक्ट मतलब फॉरेस्ट लैंड, ठीक। अब आता है पब्लिक अवेयरनेस एंड इशूज़ इन इन्फोर्समेंट। तो देखो पब्लिक अवेयरनेस समझते हैं। पब्लिक अवेयरनेस का मतलब है लोगों को एनवायरनमेंट के इश्यूज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट करना। सीधा सीधा अवेयरनेस मतलब अवेयर करना कि भाई ये प्रॉब्लम है एंड इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंस क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, वेस्ट मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे, और दूसरा होगा कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज और एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी इफिशिएंसी, ठीक है। अब मेथड क्या है, अब प्रमोट करने के अवेयरनेस को स्कूल एंड कॉलेज में प्रोग्राम करने पड़ेंगे, अवेयर कैंपेन चलाने पड़ेंगे, वर्कशॉप चलाने पड़ेंगे एंड सेमिनार करने पड़ेंगे। मीडिया कवरेज कर सकते हैं, टीवी, सोशल मीडिया एंड न्यूज़पेपर में। इको क्लब और को कम्युनिटी बनानी पड़ेंगी, ठीक है। एंड एग्जांपल है स्वच्छ भारत अभियान, नो प्लास्टिक कैंपेन, ट्री प्लांटेशन ड्राइवर्स। तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है इशूज़ इन इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। तो पहला कॉमन इशू है लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब बहुत ज़्यादा पीपल अवेयर नहीं है रूल से। करप्शन एंड वीक मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल वॉल्यूशन को इग्नोर किया जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स अंडर फंडेड एंड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रेशर, रैपिड डेवलपमेंट, नो कंप्लाइंसेस, लीगल लूप होल्स, डिले इन कोर्ट केसेस एंड लैक ऑफ स्ट्रिक्ट पेनल्टी। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कंटिन्यूड पॉल्यूशन होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ, फेलियर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रेंथ मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज के को रख सकते हैं, स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर वॉल्यूशन रूल्स एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी पॉलिसिंग एंड फ्रिक्वेंट अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखो कंक्लूजन क्या है कि पब्लिक अवेयरनेस और स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन दोनों को एनवायरमेंटल लॉज के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्रिटिकल है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं, ठीक है। एग्जाम टिक समझो, अवेयरनेस मतलब एजुकेट और इन्वॉल्व पीपल, इन्फोर्समेंट इशू मतलब वीक मॉनिटरिंग, लीगल एंड रिसोर्स प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड यहाँ पे अब आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। एंड अब देखो मैंने पाँचों यूनिट डाल दिए हैं एंड आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा एंड टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, सो प्लीज़ जाके उनको भी देखो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। एंड अभी मैं एक वीडियो और डालूंगा जो कि आपको है कि ई ट्रिपल ई के पेपर में आपको कैसे लिखना है, क्योंकि ये पूरा प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप इसमें 70 आउट ऑफ 70 तो दावा नहीं कर सकता जैसे दूसरे दावे करते हैं, बट मैं 50 या 60/70 कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको चैनल पे। एंड मैं अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों की हेल्प करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।